गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और उस नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीच करूँगा, जो लास्ट सेमेस्टर में भी की थी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवॉल फोर्सेस, हम उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं आती, आपको जैसे लास्ट सेमेस्टर में फॉलो कर रहे थे वो चीज़ें फॉलो करनी है। आपकी क्लासेज ऑनलाइन रहेंगी और जो आपके पास डाउट क्लास के जो डेज थे, जो टाइमिंग थी, वो आपकी एज सच रहेगी। आप उसके अकॉर्डिंगली आकर के अपने डाउट्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आपने पहले ही पढ़ा है टॉपिक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते किसको है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम present in same or different molecule। अब समझते हैं इसको, हमने क्या लिखा है। ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन होती है। ये कहता है इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपकी ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, फ्लोरीन भी हो सकती है, इवन क्लोरीन भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो हाइड्रोजन से एटम जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। और उसकी इंटरेक्शन किसके साथ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ठीक है, वो कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी? जो आपकी किसी भी सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। इसमें यहाँ एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, बिटवीन अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, वो कैसे हो सकता है? अब देखिए, मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, सेम और डिफरेंट। सेम और डिफरेंट का मतलब है अगर वो सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर वो डिफरेंट के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे अगर हमारे पास HF का मॉलिक्यूल है, दूसरा भी कोई HF का मॉलिक्यूल है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये HF बॉन्ड में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है, या आप बोल सकते हो पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव, इससे इस तरह रहता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं इस एसिडिक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। ठीक है, अब इसकी इंटरेक्शन दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ये इंटरेक्शन या ये बॉन्डिंग, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। आप इसकी जगह ये यूज नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि आप इसमें यूज कर लोगे, यहाँ पे आप इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल ले लीजिए, CH4 ले लीजिए सिंपल। ये देख लीजिए, आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन तो है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। इसके अंदर देखें, अगर इसको यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्लूड करें तो यहाँ कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है और कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। F में भी हो सकती है, Cl में भी हो सकती है, ऑक्सीजन के वाटर मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके टाइप्स देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं और उनका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। जो मॉलिक्यूल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन भी बोल सकते हो। टाइप ऑफ डाइपोल, क्योंकि डाइपोल का मतलब क्या होता है? दो पोल, जहाँ पे दो पोल बने हुए हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये इस टाइप की टाइप ऑफ इंटरेक्शन भी है आपकी। दूसरा, इसके बाद जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स हैं, पहला है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकंड है आपका इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हाइड्रोजन जो मैंने आपको बोला था एसिडिक हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जो है वो दूसरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से है, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेम मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, मतलब आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन और आपकी दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर दोनों सेम मॉलिक्यूल में है, तो आप बोलोगे कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे हो रखी है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज कीजिए हमारे पास ये है, इसके ऊपर कोई OH लगा हुआ है और यहाँ आपका कोई नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बोल सकते हो आप इसको। अब देखिए ये एसिडिक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ और इसकी इंट्रैक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और ये सेम मॉलिक्यूल में है, दोनों सेम मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं दोनों एटम, तो इसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको पता भी है, देन इंटर। ठीक है, अब उस पर चलेंगे। अगर आपका एसिडिक हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसे वो बॉन्ड बनाएगा वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाएगा। वो कैसे, इसी के एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी बेंजीन रिंग सिस्टम प्रेजेंट है, सपोज कीजिए ये है, ठीक है, और इसी का कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, ये आपका पैरानाइट्रोफिनोल है। अब इस कंडीशन में क्या है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, ये एसिडिक प्रोटॉन है, आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये दूसरी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप इसको बोलते हो। अब इन दोनों का क्या इफेक्ट होता है, देखिए जब आपके पास कोई भी सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे आप कोई भी एक लिक्विड ले रहे हो, उस लिक्विड को आप हीट करते हो, जिसको आप बोलते हो कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट तक आप उसको अगर हीट करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो उसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि इसने एक पॉइंट अचीव कर लिया, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उस बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कब करता है, जब कोई भी अपनी स्टेट चेंज करता है। जैसे आपके पास लिक्विड है, सॉलिड अगर कोई चीज़ आपने ली है उसको आप मेल्ट करोगे पहले उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर लिक्विड प्रेजेंट है उसको आप हीट करते हो ताकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो मतलब उसको आप गैसीय स्टेट में लेके जा रहे हो, तो वो स्टेट जब चेंज करता है तो उनके बीच में बॉन्डिंग वीक हो जाती है, टूट जाती है, दूर दूर जाती है। तो अगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑलरेडी इस टाइप की बॉन्डिंग होगी तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। तो जहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ उन मॉलिक्यूल्स में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन का बॉन्डिंग का बॉइलिंग पे कोई पॉइंट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के इनसाइड है। ये मान लो आपके 1 2 3 4 करके ऐसे इतने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो इसमें तो हीट देके एक को अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे एक अकेला खुद ही अलग है, क्योंकि उसके अंदर ही बॉन्डिंग है कि दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं है उसकी, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर इफेक्ट नहीं होगा। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिक्यूलर में आपका डिफरेंस हो गया कि किस तरह से, किन बेसिस पे आप बता सकते हो कि इसके अंदर इंटर है या इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास कुछ टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेनेशन में आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद। इसमें नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वर्ड आप बहुत टाइम सुनते आ रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेज। तो आपको पता है कि वैन डर वाल्स फोर्सेज क्या होती हैं। ठीक है, आप जैसे कोई भी आप देखते हो आपके पास कोई गैस प्रेजेंट है, अगर किसी भी गैस को आप कंडेंस करते हो, गैस को अगर आप कंडेंस करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है,
उसके लिए आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रखना पड़ेगा और लो टेम्परेचर रखना पड़ता है, जो आपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, इस टाइप का। इसका मतलब क्या होता है, आप यूजुअली देखते हो सॉलिड में जो इंटरेक्शन होती है सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड मॉलिक्यूल नज़दीक नज़दीक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं और गैसेज में बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो हम अगर गैसेज के केस में देखें तो जब आप उसको कंडेंस करते हो किसी भी गैसेज को तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और जो लिक्विड आपका जनरेटेड होता है इस लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, तभी तो लिक्विड में आता है। इसका मतलब यहाँ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आपकी अलग अलग मोलिक्यूल्स में भी प्रेजेंट है, मतलब इंटरमोलिक्यूलर के फोर्सेज हैं जो आपके मोलिक्यूल को कंडेंस कर रही हैं, और उन्हीं फोर्सेज को हम बोलते हैं वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये मॉलिक्यूल में इंटरमोलिक्यूलर टाइप ऑफ फोर्सेज होती हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज, ये इंट्रा नहीं होती। ठीक है, ये इंटरमोलिक्यूलर टाइप ऑफ फोर्सेज आपके पास होती हैं। और अगर हम देखें यूजुअली आपका जो इंटरमोलिक्यूलर जब आप देखते हो कोवलेंट बॉन्ड आप बनाते हो तो उसको कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास 150 टू 800 kg तक आपको एनर्जी देनी पड़ती है, 150 टू 800 kg पर मोल। इतनी ज़्यादा एनर्जी देकर के आप एक कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ते हो। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ आपको अगर आप 1 to 40 kg पर मोल भी दे दोगे तब भी आपका ये बॉन्ड टूट जाता है। तो इसलिए वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वीक फोर्सेज हैं। ठीक है, ये वीक फोर्स हैं जो आपको जब आप हीट करते हो तो थोड़ा सा टेम्परेचर देती है, टूट सकती है। तो इसका मतलब ये वीक फोर्सेज हैं, और इसके 2-3 टाइप होते हैं, आगे उनको हम डिस्कस करते हैं कि किस किस टाइप की फोर्सेज होती है, कैसे कैसे एग्जिस्ट करती है। वंडर वॉल फोर्सेज के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। पहला है डाइपोल फोर्सेज। ठीक है, जिनको आप कीसम फोर्सेज भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी आपके पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। ठीक है, और हमारे पास थर्ड है जिसको हम लंदन फोर्सेज भी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेज, ये होता है। ठीक है, तो आपके पास ये डिफरेंट फोर्सेज हैं। अब वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मैं आपके तीनों लिख देता हूँ यहीं पे, कंपैरिजन करेंगे इनका यहीं पे साथ साथ। ये हो गया आपका डाइपोल, ये हो गया यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और लास्ट वन क्या थी आपकी इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, ये आपके पास फोर्सेज होगी। अब आप देखिए, इसी को हम कीसम फोर्सेज बोल रहे थे और इसको हम लंदन फोर्सेज बोलते थे। सबसे पहला है डाइपोल फोर्सेज, मतलब आपके पास कोई भी पोलर मॉलिक्यूल अगर होगा उसके अंदर ये फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। कोई पोलर मॉलिक्यूल जैसे आपके पास HCl हो सकता है, ठीक है, आपके पास HBr हो सकता है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पोलैरिटी HF हो सकता है, आपके पास कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, जहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पार्सली पॉजिटिव रहता है और यहाँ पार्सली नेगेटिव रहता है। तो इसका ही दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास जब आता है, यहाँ पार्सली पॉजिटिव यहाँ पार्सली नेगेटिव,
मान लीजिए एक मॉलिक्यूल के अंदर है, ये भी एक मॉलिक्यूल के अंदर है, तो इनके जो अपोजिट एंड्स हैं जहाँ पार्शियल चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस टाइप की फोर्सेज को हम बोल देते हैं डाइपोल डाइपोल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल डाइपोल है, ये मॉलिक्यूल भी डाइपोल फोर्सेज हैं। ठीक है, ये जो चार्जेज हैं आपको नोट करना पड़ेगा ये बात कि ये चार्जेज आपके पार्शियल हैं। ठीक है, ये कंप्लीट चार्जेज नहीं है। तो इसीलिए जो HCl है वो एक गैस है, लेकिन अगर आप NaCl की बात करोगे वो एक सॉलिड है। तो सॉलिड क्यों है? क्योंकि NaCl के अंदर Na पॉजिटिव कंप्लीट है, Cl नेगेटिव कंप्लीट है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन है प्रॉपरली, तो इसलिए यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरेटिवली। यहाँ पे पार्शियल चार्जेज हैं, जस्ट इंटरेक्शन है, तो इसलिए गैस स्टेट में है। आपको पता है सॉलिड में फोर्स ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड है, फिर गैसेज में। तो इसलिए HCl एक गैस है और NaCl एक सॉलिड है, क्योंकि यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं कीजम इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये क्या कहता है कि आपके पास सपोज करो ये किन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है? पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करती है। ये कहाँ एग्जिस्ट करती थी? दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए थे। ठीक है, अब पोलर नॉन पोलर क्या था? जैसे मान लो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल कहीं प्रेजेंट है, ये यहाँ पे, ठीक है, और आप उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इंसर्ट कर रहे हो, उसको डिजोल्व करना चाहते हो, मतलब आप ऑक्सीजन को वाटर में डिजोल्व करना चाह रहे हो। तो इस टाइप की सिस्टम आपके पास प्रेजेंट है। अब देखिए, जब ये दोनों क्लोज प्रोक्सिमिटी में आएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे दोनों मॉलिक्यूल, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये मॉलिक्यूल आपका पार्शियली नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? नॉन पोलर है, अभी तक कोई डिस्टोर्शन नहीं हो रखी। जैसे ही ये मॉलिक्यूल इसको अप्रोच करना शुरू करेगा, इसका नेगेटिव पोर्शन है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं वो इससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो इस एटम का जो पॉजिटिव पार्ट है न्यूक्लियस वाला, वो इसके नज़दीक आने की कोशिश करेगा और बाकी पार्ट थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये फोर्सेज जिसकी वजह से ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे, उन फोर्सेज को बोलते हैं आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल था, एक डाइपोल था आपके पास, उसकी वजह से दूसरे मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर था उसके अंदर भी पोलैरिटी कुछ टाइम के लिए इंड्यूस हो गई है, तो उसको बोलते हैं पोलर और नॉन पोलर के बीच की इंटरेक्शन को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो कि आप वाटर को अगर O2 में डिजोल्व करते हैं तो वो आपका जो फोर्सेज एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से डिजोल्व होती है, वो है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। तो इस तरीके से आप डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेज। मतलब दोनों में से कोई भी पोलर नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। अब आपको क्या पता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आप बोलते हो कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड अपने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका जो एटम है अगर ज़्यादा बड़ा होगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियस है उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुँच बहुत कम हो जाती है, बहुत कम पहुँच हो जाती है उसकी। और उसकी वजह से क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं भी डाइवेट हो सकता है अपने पाथ से, या ये मान सकते हो आप कि दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। दूसरा मॉलिक्यूल भी सपोज करो कोई ऐसा है, इस टाइप का सिस्टम है, कोई छोटा भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन अपने आसपास आने की कोशिश करेंगे, तो ये दोनों मॉलिक्यूल को डेविएट करेंगे, रिपेल करेंगे अपने आप, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देखो, अब अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे प्रेजेंट है तो आपको पता है इसके जो न्यूक्लियस है उसका इस इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ अट्रैक्शन फोर्सेज होंगी, इसके पॉजिटिव का न्यूक्लियस किसके लिए होंगी, और इन दोनों का आपस में और इन दोनों का आपस में रिपल्सन फोर्सेज होंगी। ठीक है, तो उन फोर्सेज की वजह से ये मॉलिक्यूल भी डिस्टोर्ट हो जाते हैं थोड़े से, और इनके अंदर भी कुछ फोर्सेज या कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाता है। उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब फॉर द सम मोमेंट ऑफ टाइम। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेज, इनको लंडन फोर्सेज ही बोला जाता है, कि इन मॉलिक्यूल के बीच में भी आपस में फोर्सेज एग्जिस्ट करने लग जाती हैं, वो जो इनको आपस में बांधे रखती हैं। ये एग्जांपल कैसे क्लैरिफाई हुआ, क्योंकि अगर आप देख रहे हो आयोडीन क्या है, I2 आपके पास, ये एक सॉलिड होता है, और सॉलिड है
तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर फोर्सेज होंगी। तो कौन सी फोर्सेज होंगी उनके अंदर, I2 के जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर क्या फोर्सेज होनी चाहिए, उनके अंदर फोर्सेज है आपकी इंटरस्टेनियस डाइपोल फोर्सेज। ये फोर्सेज हैं जो उनको बांधे रखती है, उनकी इंटरेक्शन मेंटेन रखती है, ठीक है। अब उसने एक मैथमेटिकली ड्रॉ करके कुछ रिलेशन भी दिया है कि आपके पास जो आप अट्रैक्शन फोर्सेज लेते हो इसमें वो होती हैं कि यहाँ माइनस का इसके बाद आता है। तो ये क्या कहता है कि अट्रैक्शन फोर्सेज का आपका ये रेशो यहाँ पे रहता है कि जो आपके पास अट्रैक्शन फोर्सेज प्रेजेंट हैं, देखिए माइनस का मतलब यहाँ इसलिए है, माइनस का मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेज, और के यहाँ पे कांस्टेंट है, आर आपका रेडियस है। तो जितना आपका रेडियस बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंगली इसने मेंशन कर रखा है कि आपके पास उतनी ही फोर्सेज आपकी कम होती चली जाती है, अट्रैक्टिव फोर्सेज, रिपल्सिव फोर्सेज बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल्स इंटरेक्शन किस तरीके से रोल प्ले करती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप प्रॉपरली इसको कर लीजिएगा और वही आपने अपनी वीडियो देख के अपने नोट्स मेंटेन करने हैं।